सभी छात्रों को राधे राधे। देखिए, मैंने तुमको पिछली वीडियो में बता दिया था कि जो भी अपने पास संवेग संरक्षण नियम होता है वो एक गैलीलियो रूपांतरण समीकरण में क्या होता है, नियत और निश्चल राशि होता है। दूसरी चीज बताई थी, जो भी ऊर्जा संरक्षण नियम है वो भी रूपांतरण समीकरण में कैसा होता है, नियत और निश्चल राशि होता है। क्लियर था? आज अपन करेंगे कि डालिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन है अपना, सिद्ध कीजिए कि एक प्रक्षेप्य गति के सापेक्ष दूसरी प्रक्षेप्य गति का पथ एक सरल रेखीय होता है। क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि एक प्रक्षेप्य गति के सापेक्ष दूसरी प्रक्षेप्य गति का पथ कैसा होना चाहिए, सरल रेखीय होना चाहिए। क्लियर है सबको? तो अपने पास क्या आ गया कि अपने पास इसके लिए एक फिगर बनाएंगे, और वो फिगर कैसा है, देखिए पहले अपन U1 घटक लेंगे, इसका जो है कोण है वो अल्फा है, इसका कितना है 90 माइनस अल्फा। क्लियर? ये अपने पास x दिशा हो गई और ये कौन सी दिशा हो गई अपने पास, y दिशा। इसका जो घटक आएगा वो कितना आएगा अपने पास, U1 cos अल्फा। किसका मान है, ux। और जब अपन इसका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, U1 cos, ये कितने डिग्री कोण पर है, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। तो cos 90 माइनस अल्फा बराबर क्या होता है अपने पास, U1 cos वो 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, sin अल्फा। क्लियर? ये अपना घटक हो गया। इसके सापेक्ष जो अपन ने तुरंत लिया है, जो ax बराबर कितना लिया है, 0, और ay बराबर लिया है अपन ने g। ay बराबर क्या लिया है अपन ने, g। क्लियर? तो यहां पे लिखना है अपन को कि माना एक वस्तु को प्रारंभिक वेग U1 के द्वारा, माना एक वस्तु को प्रारंभिक वेग U1 के द्वारा अल्फा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तथा अन्य वस्तु को बीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। क्लियर? जो अपने पास जो ये फिगर है वो तो अपन पास क्या माना, एक वस्तु का जो वेग है वो क्या माना है अपन ने, U1 मानेंगे तो x दिशा में उसका वेग कितना हो जाएगा, ux, और जब अपन y दिशा में लेंगे तो उसका कितना हो जाएगा, y। क्लियर? अब अपन जो ये फिगर दे रखा है वो क्या में दे रखा है, माना एक वस्तु को प्रारंभिक U1 वाला घटक दे रखा है।
इसके लिए जो अपने पास अन्य वस्तु के लिए जो बीटा कोण पर प्रक्षेपित करेंगे उसके लिए अपन दूसरा फिगर बनाएंगे। क्लियर सबको? तो नीचे लिखिए यहां x व y दिशा में घटक, यहां x व y दिशा में घटक क्रम से है कितना कितना है, u1 cos अल्फा व u1 sin अल्फा है। यहां x व y दिशा में घटक क्रम से है u1 cos अल्फा व u1 sin अल्फा है तथा x व y दिशा में तथा x व y दिशा में वेग क्रम से है क्या क्या है, ux व uy हैं, ux व uy हैं, ux क्योंकि देखिए x दिशा में इसका कितना होगा u1 cos अल्फा बराबर ux और इसका y दिशा में कितना होगा u1 cos 90 माइनस अल्फा। क्यों 90 माइनस अल्फा क्यों लिया, क्योंकि y दिशा में कौन सा कोण बन रहा है 90 माइनस अल्फा। क्लियर? तो u1 sin अल्फा बराबर कितना हो जाएगा u1। क्लियर सबको? यहां तक नोट करिए, उतारिए जल्दी से उतारिए। उतारिए जल्दी से। उतार लिया होगा? चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि फिगर की जरूरत पड़ेगी मेरे को। अब अपन इसमें क्या लगाएंगे, गति का प्रथम समीकरण, गति के समीकरण से। तो गति का जो अपना समीकरण होता है वो प्रथम समीकरण क्या होता है, गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है बताइए, v क्या होता है, v बराबर क्या होता है u प्लस 80 होता है, नहीं होता गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस 80। आप देखिए x दिशा में यहां लिखना है x दिशा में, तो x दिशा में क्या हो जाएगा, वेग क्या माना है अपन ने ux माना है नहीं माना, तो v का मान कितना हो जाएगा vx बराबर u का मान कितना हो जाएगा ux प्लस ax इंटू t। क्लियर? अब देखिए vx बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, अब देखिए ux का मान कितना है अपने पास u1 cos अल्फा, तो u1 cos अल्फा प्लस ax का मान तुम्हारे पास कितना दे रखा है 0, तो 0 इंटू t, इसका मान कितना हो गया 0, तो अपने पास vx बराबर कितना आ गया u1 cos f। क्लियर है? इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसी प्रकार अपन किस में निकालेंगे, y दिशा में, y दिशा में। तो y दिशा में कितना हो जाएगा बताइए मेरे को, वही समीकरण लेना है गति का प्रथम समीकरण, तो कितना हो जाएगा vy बराबर uy प्लस ay इंटू t। तो vy बराबर uy का मान कितना दे रखा है u1 sin अल्फा के बराबर, u1 sin अल्फा। अब देखिए ay का मान कितना है तुम्हारे पास g प्लस g इंटू t, तो vy बराबर अपने पास आ गया u1 sin अल्फा प्लस gt। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। उतार लिया? चलिए इसको भी मिटा रहा हूं मैं, कि इसको भी इसको मिटा देता हूं।
ये तो अपने पास किस में आ गया, किस में आ गया, जो अपन पास u1 वेग का घटक लिया था, क्या है, किस में लिया था, u1, उसको कितने कोण पर अपन ने प्रक्षेपित किया था, अल्फा कोण पर। अब अपन जो दूसरा फिगर बनाएंगे उसको कौन से कोण पर प्रक्षेपित करेंगे, बीटा कोण पर प्रक्षेपित करेंगे। मैंने तुमको लिखा दिया था कि अपन ने एक वस्तु को u1 वाले को u1 वेग से अपन ने किस कोण पर प्रक्षेपित किया था, अल्फा कोण पर, तथा अन्य वस्तु को अपन किस पर कोण पर प्रक्षेपित करेंगे, बीटा कोण पर प्रक्षेपित करेंगे। क्लियर। तो उसके लिए दूसरा फिगर बनाइए, ये तो जौकत यूं रहने दी ना। तो अपने पास जब अपन u2 उसमें लेंगे तो u2 में कितना हो जाएगा, ay का मान क्या हो जाएगा -g, और ax का मान कितना रहेगा 0। ax का मान कितना रहेगा अपने पास 0। तो देखिए अब इसका मान x दिशा में कितना हो जाएगा बताइए मेरे को, u2 cos बीटा बराबर कितना आ जाएगा, ux डैश। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्योंकि u2 घटक है भाई, u2 के सापेक्ष ही तो ले रहे हैं। अगर u1 के सापेक्ष लिया था तो उसका मान कितना था, u1 cos अल्फा। अल्फा क्यों था, क्योंकि वो अल्फा कोण पर क्या हो रहा था, प्रक्षेपित। अब ये किस कौन से कोण पर प्रक्षेपित हो रहा है, बीटा कोण पर, तो इसलिए मैंने क्या ले लिया, u2 cos बीटा बराबर ux डैश। क्लियर। और इसका मान कितना हो जाएगा अपने पास, u2 sin बीटा बराबर uy डैश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये 90 माइनस बीटा पर प्रक्षेपित होगा तो अपन जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। इसलिए मैंने क्या ले लिया इसको डायरेक्ट, u2 sin बीटा बराबर uy डैश। क्लियर। तो लिखिए नीचे, इसमें भी अपन को कौन सा लगाना है, गति का प्रथम समीकरण लगाना है कि नहीं लगाना, तो लगाइए। कितना आ जाएगा अपने पास, गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है, v बराबर u प्लस at। अब x दिशा में लेना है, वही x दिशा में v का मान कितना दे रखा है तुम्हारे पास, vx डैश, तो vx डैश बराबर ux डैश प्लस कितना दे रखा है, a का मान। अरे x दिशा में लेंगे तो a का मान कितना दे रखा है, ax इंटू t। कितना दे रखा है, ax इंटू t। और इसमें भी ये मान कितने के बराबर हो जाएगा, a डैश y के बराबर है, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा, a डैश के बराबर। तो कितना हो जाएगा, ax डैश इंटू t। तो vx डैश बराबर ux डैश का मान कितना दे रखा है, u2 cos बीटा प्लस ax डैश का मान कितना दे रखा है 0। और ये पद क्या हो जाएगा अपने पास, इसमें जब 0 इंटू टी करेंगे तो ये पद तो हो गया 0। तो vx डैश बराबर अपने पास आ गया u2 cos बीटा। इसका इक्वेशन नंबर 3 था, इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार अपन किस में लेंगे, y दिशा में, y दिशा में। तो y दिशा में कितना हो जाएगा, vy डैश बराबर uy डैश प्लस ay डैश इंटू t। तो vy डैश बराबर कितना आ जाएगा, uy डैश का मान कितना दे रखा है अपने पास, u2 sin बीटा, और ay डैश का मान कितना दे रखा है -g। जब प्लस इंटू माइनस करेंगे तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस g इंटू टी। इक्वेशन नंबर 4 करिए जल्दी। जल्दी करिए, उतार लिया होगा। चलिए देखिए यहां पर चूंकि ए व बी के वेग, चूंकि ए व बी के वेग vx व vy हैं, ए व बी के वेग vx व vy हैं, अतः b के सापेक्ष, अतः b के सापेक्ष a का वेग कितना हो जाएगा बताइए, vab बराबर va माइनस vb, va माइनस vb।
बी ए माइनस बी बी। अब देखिए यहां पे लिखना है कि द्वितीय कण के सापेक्ष द्वितीय कण के सापेक्ष द्वितीय कण के सापेक्ष x दिशा में प्रथम कण का वेग vx डबल डैश है, vx डबल डैश है। अतः vx डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा, vx माइनस vx डैश। क्लियर। अब हमारे पास देखिए vx का मान भी आया था और vx डैश का भी मान आ गया। क्लियर कि जब अपन को अल्फा कोण पर प्रक्षेपित किया था जब तो अपने पास किसका मान आया था, vx का, और जब अपन ने बीटा कोण पर प्रक्षेपित किया था जब किसका मान आया था, vx डैश का। तो अपने पास vx का मान कितना आया था बताइए, vx बराबर vx डबल डैश बराबर vx का मान कितना आया था अपने पास बताइए, u1 cos अल्फा माइनस vx डैश का मान कितना है, u2 cos बीटा। इक्वेशन नंबर 5। इसी प्रकार नीचे लिख देना, इसी प्रकार द्वितीय कण के सापेक्ष y दिशा में प्रथम कण का वेग vy डबल डैश है। अतः vy डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा, vy माइनस vy डैश। क्लियर। तो vy का मान कब आया था, जब अल्फा कोण पर प्रक्षेपित किया था, और vy डैश का मान कब आया है अपने पास, जब बीटा कोण पर प्रक्षेपित किया था। तो अपने पास vy डबल डैश बराबर vy का मान कितना आया था अपने पास बताइए, u1 sin अल्फा आया था नहीं आया था, u1 sin अल्फा आया था नहीं आया था, माइनस gt आया था नहीं आया था, और vy डैश का मान कितना है तुम्हारे पास, माइनस u2 sin बीटा। इस माइनस की वजह से ये चिन्ह किसमें हो गया, प्लस में, प्लस g इंटू टी, gt से gt कैंसिल हो गया। तो vy डबल डैश बराबर कितना आ गया अपने पास, u1 sin अल्फा माइनस u2 sin बीटा। इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6। क्लियर। तो नीचे लिख देना, चूंकि हम जानते हैं कि vx डबल डैश बराबर होता है अपने पास dx डबल डैश अपॉन dt, और vy डबल डैश बराबर होता है अपने पास dy डबल डैश अपॉन dt। तो इसलिए समीकरण 5 व 6 से, तो vx डबल डैश को मैं किसके रूप में लिख सकता हूं, dx डबल डैश अपॉन dt के में। तो dx डबल डैश अपॉन dt बराबर कितना आ गया अपने पास, u1 cos अल्फा माइनस u2 cos बीटा। तो अब अपन मैं इसको क्या लिख सकता हूं, dx डबल डैश बराबर u1 cos अल्फा माइनस u2 cos बीटा, और इनटू में क्या लगा दूं, dt। नीचे लिख देना, समाकलन करने पर तो क्या आ जाएगा, समाकलन करने के पश्चात x डबल डैश बराबर u1 cos अल्फा माइनस u2 cos बीटा इंटू टी। इसका इक्वेशन नंबर अगला डाल देना 7। इक्वेशन नंबर 7। क्लियर। ये तो अपन ने कौन सा समीकरण ले लिया है, 5। अब अपन कौन सा लेंगे, 6। तो समीकरण नंबर 6 क्या है अपने पास, vy डबल डैश बराबर u1 sin अल्फा माइनस u2 sin बीटा,
और वी वाई डबल डैश को मैं किस रूप में लिख सकता हूं, डी वाई डबल डैश अपॉन डी टी के रूप में। तो लिखिए डी वाई डबल डैश अपॉन कितना हो गया डी टी बराबर कितना है अपने पास यू वन साइन एल्फा माइनस यू टू साइन बीटा। वही काम करना है जैसे ऊपर वाले में किया है, डी वाई डबल डैश बराबर यू वन साइन एल्फा माइनस यू टू साइन बीटा इनटू कितना आ जाएगा डी टी, डी टी। तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहां पे लिखना है समाकलन, समाकलन करने पर तो कितना आ जाएगा समाकलन करने के पश्चात y डबल डैश बराबर यू वन साइन एल्फा माइनस यू टू साइन बीटा इनटू कितना आ गया t। इसका इक्वेशन नंबर कितना डाल देना 8। तो नीचे लिखिए समीकरण, समीकरण 8 में, समीकरण 8 में समीकरण 7 का भाग देने पर, भाग देने पर तो कितना आ जाएगा y डबल डैश अपॉन x डबल डैश बराबर यू वन साइन एल्फा माइनस यू टू साइन बीटा बटे कितना है तुम्हारे पास, इसका मान x डबल डैश का मान कितना आया था, तो u1 cos एल्फा माइनस u2 cos बीटा। इन दोनों के इनटू में क्या लग रहा है t इंटू टी, t से t कैंसिल हो गया तो y डबल डैश अपॉन x डबल डैश बराबर कितना आ गया u1 साइन एल्फा माइनस u2 साइन बीटा बटे कितना आ गया u1 cos एल्फा माइनस u2 cos बीटा। क्लियर। अब अपने पास क्या मैंने क्या कहा था कि सिद्ध कीजिए कि एक विक्षेप्य गति दूसरी प्रक्षेप्य गति का जो पथ होता है, अर्थात एक प्रक्षेप्य गति के सापेक्ष दूसरी प्रक्षेप्य गति का पथ कैसा होना चाहिए, सरल रेखीय होना चाहिए। तो अपन को कौन सी गति निकालनी है, दूसरी प्रक्षेप्य गति। तो दूसरी प्रक्षेप्य गति के लिए क्या हो जाएगा y डबल डैश बराबर u1 साइन एल्फा माइनस u2 साइन बीटा बटे u1 cos एल्फा माइनस u2 cos बीटा इनटू कितना हो जाएगा x डबल डैश, x डबल। नीचे लिख देना यह समीकरण, इसका समीकरण नंबर अगला डाल लेना 9। नीचे लिख देना समीकरण, समीकरण 9 को सरल रेखीय, सरल रेखीय गति का, गति का समीकरण, समीकरण कहते हैं, सरल रेखीय गति का समीकरण कहते हैं। अतः एक प्रक्षेप्य गति के सापेक्ष दूसरी प्रक्षेप्य गति का पथ कैसा होता है, सरल रेखीय होता है। क्लियर। क्योंकि प्रथम प्रक्षेप्य गति हो गए x डबल डैश, इसके सापेक्ष y डबल डैश का मान कैसा होता है, एक सरल रेखीय समीकरण। तो अपने पास दूसरी प्रक्षेप्य गति का वो कितना मान आया, ये आया, ये क्या होता है, एक सरल रेखीय का। तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि एक प्रक्षेप्य गति के सापेक्ष दूसरी प्रक्षेप्य गति का पथ जो कैसा होता है, सरल रेखीय होता है। ठीक है, उतारिए। देखिए अपन ने पहले तो लिया था एल्फा कोण पर, दूसरा क्या लिया था अपन ने बीटा कोण पर। क्लियर। जब अपन ने एल्फा कोण पर प्रक्षेपित किया था तो वहां से किस किस का मान निकाल लिया था, Vx और Vy का। जब अपन ने बीटा कोण पर प्रक्षेपित किया है तो उसको किस किस पर लिया है और किस किस के मान निकाले हैं, Vx डैश और Vy डैश। क्लियर। जब Vx Vy का मान आ गया, Vx डैश और Vy डैश का मान आ गया तो हम जानते हैं कि जो a व b का वेग है जो माना है अपन ने, क्या माना है, Vx और Vy। तो a अब b के सापेक्ष अपन ने किसका वेग निकाल लिया था, a का। तो VAB बराबर क्या होता है, VA माइनस BB। इसी प्रकार अपन ने द्वितीय कण के सापेक्ष प्रथम कण का x दिशा में क्या निकाल लिया, वेग क्या है, क्या हो गया, Vx डबल डैश।
और उसका कितना होगा y दिशा में v बाई डबल डैश। हम जानते हैं कि vx डबल डैश बराबर क्या होता है vx माइनस vx डैश। वहां पर vx और vx डैश के मान रखकर vx डबल डैश का अपन ने क्या निकाल लिया मान, और vy डबल डैश बराबर क्या होता है vy माइनस vy डैश। वहां पर vy और vy डैश के मान रखकर अपन ने किसका मान निकाल लिया था vy डबल डैश का। और हम जानते हैं कि vx डबल डैश बराबर किसके होता है dx डबल डैश अपॉन dt के, और vy डबल डैश बराबर होता है अपने पास dy डबल डैश अपॉन dt के। तो vx डबल डैश तो अपन ने किसके बराबर लिख दिया dx डबल डैश अपॉन dt के, और vy डबल डैश अपन ने किसके बराबर लिख दिया dy डबल डैश अपॉन dt के। तो इसलिए मैंने vx वो समीकरण ले लिए थे vx डबल डैश और vy डबल डैश वाले, वो कौन सा आया था समीकरण 5 और 6। तो समीकरण 5 को मैंने पहले हल कर लिया था vx डबल डैश के स्थान पर, तो मैंने क्या लिख दिया था dx डबल डैश अपॉन dt, और जो बाकी का जो समीकरण उसको ज्यों का त्यों लिख दिया। फिर मैंने dt को अपन दूसरे पक्ष में ले गए, इनटू में चला गया, फिर उसका मैंने क्या कर दिया समाकलन कर दिया, और समाकलन करने के पश्चात अपने पास किसका मान आया था x डबल डैश का मान आया था। क्लियर। अब वहां पर आप देखिए दूसरा जब अपन लेंगे समीकरण 6, तो समीकरण 6 में अपने पास क्या था y डबल डैश था, और y डबल डैश को अपन जानते हैं कि क्या होता है वो vy डबल डैश था, तो vy डबल डैश को अपने पास किसके बराबर लिख सकते हैं dy डबल डैश अपॉन dt के। तो dy डबल डैश अपॉन dt को अपन ने वो लिख दिया, और समीकरण को अपन ने ज्यों का त्यों लिख दिया। इसी प्रकार मैंने dt को उधर साइड ले गया और उसका क्या कर दिया मैंने समाकलन कर दिया, और समाकलन करने के पश्चात अपने पास किसका मान आ गया था y डबल डैश का मान आ गया था। उनकी क्वेश्चन आई थी समीकरण 7 और समीकरण 8। फिर मैंने समीकरण 8 में समीकरण 7 का क्या दे दिया भाग दे दिया, भाग देने के पश्चात t से t कैंसिल हो गया था, x डबल डैश को मैं दूसरी साइड ले गया इनटू में, तो y डबल डैश का अपने पास क्या आ गया मान। और जब y डबल डैश का मान आता है तो वो कौन सी आती है सरल रेखीय गति का क्या आता है समीकरण आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक जो होती है प्रक्षेप गति वो के सापेक्ष दूसरी प्रक्षेप गति का पथ कैसा होता है एक सरल रेखीय होता है। क्लियर सबको। चलिए इसके अकॉर्डिंग अपन एक सवाल करेंगे कल ठीक है। इसको एक बार अपने हाथ से निकालना, जब कोई भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बता दें। क्लियर है। चलिए सभी को राधे राधे। ठीक है ना।